हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली इट कंटेन्स सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसकी बेसिस पे हमारी कंट्री को हम गवर्न करते हैं। ओके तो आपका इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। It was not easy for the framers of our constitution to draw a constitution because of the following reasons. India was a large country which was inhabited by various diverse group of population. Okay, तो अगर हम जब बात करते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें सबसे पहला हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ये आसान टास्क नहीं था। हमारे जो इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन फेमर्स हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना कोई आसान नहीं था, उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी। तो सबसे पहले हम डिफ़िकल्टीज़ देखते हैं। सबसे पहले डिफ़िकल्टी जो उन्होंने फेस की थी वो ये थी कि इंडिया एक बहुत लार्ज कंट्री है और इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है। तो उन सभी डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन की डिमांड्स और उनकी सारी जितनी भी ज़रूरत थी, नीड्स थी, उन सबको देखते हुए उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं। तो ये काफ़ी बड़ा टास्क था। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री एंड वेरी डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन लिव्स हियर। सो उनके अकॉर्डिंग ही उनको रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाने हैं। सेकेंड, इंडिया हैड just become independent from the colonial rule and Indians had experienced the pain and trauma which was related to the partition of the country. इसमें क्या था? इसका मतलब कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था इन 1949, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, तब उस टाइम पे पार्टीशन हुआ था इंडियन पाकिस्तान का। तो हिंदूज़ एंड अगर हम बात करें हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स रिलीजन के बेसिस में दो कंट्रीज़ डिवाइड हुई थी, ठीक है। बट फिर भी हम इंडिया को एज अ सेकुलर कंट्री कहते हैं और पाकिस्तान बेसिकली मुस्लिम कंट्री है। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इस बात का ध्यान रखा गया था कि किसी भी की भी फीलिंग्स को हर्ट ना की जाए, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम होती। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने आई थी। थर्ड, प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। देखो इसका मतलब क्या है। बेसिकली जब ब्रिटिशर्स का हमारी कंट्री में रूल था तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी, जितनी भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके जो प्रिंस थे, उनको कहा था कि आप चाहो तो आप इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकते हो, ठीक है, या फिर आप चाहो तो इसी आपकी जो इंडिया कंट्री है उसमें आप अपना पार्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम आई थी कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे राजस्थान में भी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, हैदराबाद में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं, तो उन सब किंग्स को हमें एग्री करना था कि वो हमारी कंट्री का एक हिस्सा बने, इंटीग्रेट करें हमारी कंट्री के साथ। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के साथ प्रॉब्लम थी। सो द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हैड वरीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये बहुत प्रॉब्लम्स थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। सबसे पहला क्या था कि इंडिया इज़ वेरी डाइवर्स कंट्री और यहाँ पर डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन रहती है। सेकेंड थिंग दैट इसी टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसी टाइम पे हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान के साथ। थर्ड प्रॉब्लम वॉज दैट प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। हम प्रिंसली स्टेट्स को कैसे हमारी कंट्री के अंदर यूनाइट करें, इंटीग्रेट करें। अब हम आगे पढ़ते हैं इसी टॉपिक में कि फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ। फर्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस बिगेन ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस था वो तब से स्टार्ट हो चुका था जब से हमने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। सेकेंड, फर्स्ट ड्राफ्ट 1928 देन 1938। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय ड्राफ्ट? एक हमारा एक कॉपी प्रिपेयर की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन की जिसको हम ड्राफ्ट कहते हैं, जिसमें हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन राइट किए थे उसके अंदर, और फिर जितनी भी अमेंडेशंस हमें करनी है, चेंजेस करनी है, फिर बाद में वो भी की गई थी। तो जो फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर होकर आया था वो 1928 में था एंड देन सेकेंड ड्राफ्ट वॉज प्रिपेयर्ड इन 1931। मोतीलाल नेहरू एंड 8 लीडर्स डिमांडेड इन ड्राफ्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सोशल जस्टिस, राइट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी। देखो मोतीलाल नेहरू बेसिकली एक लॉयर थे, है ना, और उन्होंने 8 लीडर्स के साथ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डिमांड किया था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, कि एक एज क्राइटेरिया होना चाहिए इलेक्शंस के लिए, सोशल जस्टिस,
हर कास्ट एंड क्रीड को सोशल में जस्टिस, सोसाइटी में जस्टिस मिलना चाहिए। राइट टू फ्रीडम, हमें हर चीज़ की फ्रीडम होनी चाहिए, चाहे वो राइट टू हमारी रिलीजन हो या फिर राइट टू हमारी लैंग्वेज हो। लिबर्टी, मतलब कि अगर हम इस कंट्री में रह रहे हैं तो हम फ्री रहे, किसी के दबाव में ना रहे, चाहे हम माइनॉरिटी में आए या फिर हम मेजॉरिटी में आए। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पॉइंट है कि फर्स्ट ड्राफ्ट वाज प्रिपेयर्ड इन 1928 एंड सेकंड ड्राफ्ट वाज प्रिपेयर्ड इन 1931। And Motilal Nehru and 8 leaders demanded universal adult franchise, social justice, right to freedom and liberty in their constitution. Participation in provincial legislatures help Indians in framing their constitution. अब देखो provincial legislatures क्या होते हैं। During British rule, ब्रिटिशर्स ने हमें थोड़ी सी लेगेंसी दी थी कि हम स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करें, मतलब कि स्टेट जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव होती हैं उनको फॉर्म करें। ठीक है, तो हमारे जितने भी हमारे स्टेट्स के पीपल थे वही स्टेट इलेक्शंस लड़ते थे। ठीक है, वही वहाँ पर लीडर्स फॉर्म होते थे। तो उनको एक आइडिया मिल गया था कि किस तरह से ये इंस्टीट्यूशंस फॉर्म होते हैं, किस तरह से हमें कंट्री को गवर्न करना है। तो उस आइडिया के बेसिस में काफ़ी नॉलेज प्रोवाइड की गई थी उन लीडर्स को कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम करना है, हम अपने कंट्री को कैसे गवर्न करेंगे आगे। तो ये पार्टिसिपेशन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में इंडियंस को काफ़ी हेल्पफुल रही थी फॉर फ्रेमिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ वन, लीडर्स इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूएस। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारी चीज़ों से इंस्पायर था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन से उन्होंने ये चीज़ सीखी कि हमें सोसाइटी में जस्टिस मिलना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से हमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म करने का अच्छा एक मौका मिला था। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूएस कि यूएस में किस तरह से राइट्स प्रिपेयर किए गए थे, कैसे किस तरह से बिल प्रिपेयर किए थे। तो इन सब को देखते जितने पॉलिटिकल इवेंट्स हुए थे हमारे वर्ल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो उनसे हमें काफ़ी आइडिया मिला था। हम उन सब चीज़ों से काफ़ी इंस्पायर थे कि हमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was a body of elected representative which drafted and framed the constitution of our country. बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक पूरी उनकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बॉडी थी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए हेल्पफुल थी, और उन्होंने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। The election to the Constituent Assembly were held in 1946 July, and the first meeting was held in December 1946. ओके, तो अगर हम बात करें जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके इलेक्शंस कब हुए थे? जुलाई 1946 में, और उनकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? दिसंबर 1946 में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंट्री ने बनाया था, जितने भी हमारे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 में, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, and thus we celebrate this day as 26 January as a Republic Day every year. Okay students, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अपॉइंट किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री, इट्स मेंबर्स रिप्रेजेंट मिनी इंडिया। हम ये चीज़ कह सकते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, जिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया था वो बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री थे, और वो उनको हम कह सकते हैं दे रिप्रेजेंट अवर मिनी इंडिया, बिकॉज दे जितनी भी उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालते उन सब की बातों को ध्यान में रखते हुए डाले थे कि किसी की भी रिलीजन्स की, किसी भी कास्ट क्रिएट को, किसी भी रिलीजन को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। लास्ट में